अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सबका ठीक है। वेलकम टू CSS PMS विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमारा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो चुका था जब हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ लेक्चर्स जो कंबाइन है वो रहते थे। ठीक है, तो मैंने सोचा पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँ। और आज काफ़ी अर्से बाद एक वर्बल लेक्चर होने लगा है। लास्ट मैंने एसए का लेक्चर मैंने वर्बल लिया था। पहले मैं वर्बल लेक्चर्स लेता था तो कई लोग मुझे कहते थे कि आप हमें हेडिंग्स बताया करें, आप कोई स्लाइड्स यूज़ करें या आप ऑनलाइन सेशन यूज़ करके हमें पढ़ा दिया करें। तो ये जो आज का जो लेक्चर है ये है मेरा 18 अमेंडमेंट में। पहले मैंने एक लेक्चर दिया 18 अमेंडमेंट में, लेकिन वो था पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो अब क्या है कि मैंने पाकिस्तान अफेयर्स से भी रिलेट करना है और उसको पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेट करना है। अब आप पूछेंगे अलहदा चीज़ क्या है। अलहदा चीज़ ऐसी है कि हम जो अपना जो स्टांस रखते हैं ना वो हम पाकिस्तान अफेयर्स में और रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स में जो क्वेश्चन आता है वो आता है जी पाकिस्तान से रिलेट के। ठीक है, हमने उसको पाकिस्तान सेंटर करना होता है पाकिस्तान अफेयर्स में, जबकि पॉलिटिकल साइंस, अब पॉलिटिकल साइंस में कहीं पाकिस्तान का वर्ड नहीं है। ठीक है, आप कई लोग मेरे बात से एग्री भी करोगे और नहीं भी करते, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के हमने जो सांस रखना है उसमें हमने आर्टिकल्स, हमने पॉलिटिक के लिहाज से उसमें आर्टिकल रेफरेंसेस डिफरेंट कंट्रीज़ के एग्जांपल्स देने हैं, इंडिया की, यूएस की, यूके की, फ्रांस की। ठीक है, उसके अंदर सारों की एग्जांपल्स हमने कोट करनी होती है, क्योंकि पेपर 2 के अंदर सारों के हमने कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़े होते हैं। ठीक है, जबकि पाकिस्तान के अंदर हमने पाकिस्तान सेंट्रिक, मोस्टली हमने पाकिस्तान सेंटर करना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही स्लाइटली डिफरेंस है। इसलिए जो मैंने पिछली अमेंडमेंट जो दी थी वो मैंने दी थी पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड, मतलब जो पिछले लेक्चर अपलोड किया था 18 अमेंडमेंट में। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, वो लेक्चर भी सुने। उसमें कई बातें होंगी जो आज रिपीट तो नहीं होंगी, लेकिन आप उसको इसको अगर रिलेट करेंगे तो आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा 18 अमेंडमेंट में ये एक मतलब इस तरह कर ले कि अपडेटेड वर्जन ऑफ 18 अमेंडमेंट में पेश करने लगा हूँ। उसमें बहुत सी नई बातें होंगी और काफ़ी डिटेल लेक्चर होने वाला है। ठीक है, मैं देखूंगा कि अगर ये इतना डिटेल मतलब 30 मिनट्स 35 मिनट्स तक से ऊपर जाता है तो मैं इसको 2 वीडियो में कवर कर दूँगा। ठीक है, नहीं तो मैं ट्राई करूँगा इसको मैं 1 वीडियो में कवर कर दूँ। ठीक है, साथ साथ ऑर्डर बताता जाऊँगा आपको। ठीक है, और साथ साथ हेडिंग्स बताता जाऊँगा, और हेडिंग्स के अंदर वाली सारी चीज़ें, आर्टिकल्स के नाम। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि ये वर्बल है, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद मैं वर्बल बना रहा हूँ। शायद में भी कुछ चीज़ें जो मैंने पहले याद की थी कि मैंने वर्बल में ऐसे बताना, शायद वो ना हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगी कुछ होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये मैं, अब आप कहेंगे कि मैं वर्बल करा ही क्यों रहा हूँ। ठीक है, वर्बल इसलिए है क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं जो मतलब मैं बोल के ज़्यादा अच्छे समझा सकता हूँ। जो मैं, अगर आप मेरे लेक्चर्स लेते हैं बाकायदगी से, तो जो वाइट बोर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ जूम मीटिंग में, ठीक है, उस जूम मीटिंग से जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें कई चीज़ होती है जो मैं लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो आप कई लोग हैं वो लिखने में रह जाते हैं जी, और कई बातें स्किप हो जाती हैं एक, और इसमें कई बातें ऐसी हैं जो मैं हर बार उसमें नहीं लिख सकता। ठीक है, हर बात मैं नोट डाउन करता रहूँ, वो तो फिर दो तीन घंटे की वीडियो चली जाती है। आप देखेंगे जितनी भी जूम की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत वास्ट हैं, बहुत लेंथी वीडियोज़ हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर पहले कवर करवा दूँ। ठीक है, इस पर मतलब कि वर्बल करवा दूँ। अगर कहीं कोई नहीं समझ आती तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ मैक्सिमम लोगों को अगर नहीं समझ आई तो वो मैं कमेंट सेक्शन में या उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूँ या फिर जूम लेक्चर कर दूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं 18 अमेंडमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, अपना ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर हमारा क्या है, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन आउटलाइन बनानी होती है। आउटलाइन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद आप इसका जो पास ब्रीफ हिस्ट्री है थोड़ी सी, वो उस ब्रीफ हिस्ट्री के बाद हमने एक्सप्लेनेशन, फिर हमारा क्रिटिकल एनालिसिस, कुछ सजेशंस हैं, उसके बाद हमने क्या करना होता है, कंक्लूजन करना होता है। ठीक है, सजेशंस पहले, फिर क्रिटिकल एनालिसिस, फिर कंक्लूजन। आप ऐसे कर लें चलें, क्योंकि आखिर मैं ये बोलूँगा कहेंगे हमने तो पढ़ा था कि हमेशा सजेशन क्रिटिकल एनालिसिस से पहले आता है। इतनी एम्बिग्यूटी बना लेते हैं ना लोग, के मतलब एक वर्ड को लेकर दूसरा कोई वर्ड आ जाए तो कहेंगे यार नहीं ऐसा तो नहीं, गलत, ऐसा गलत हो जाता है, ऐसे गलत हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारी आउटलाइन है, क्या हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी देंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम कुछ चीज़ ऐड करते हैं, कुछ चीज़ रिमूव करते हैं। मतलब एक किस्म की ऐड और रिमूव को क्या कहते हैं, चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या चेंजेस इन नहीं होगा, चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि चैनल में प्रेपोजिशंस का भी एक अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। ठीक है, चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, फेडरल लेवल पे क्या चेंज हुआ। फेडरल लेवल पे आप देखेंगे 58(2)B की बात हुई थी, तो हम पहले इस पर बात करेंगे फेडरल लेवल में जो प्रेसिडेंट की पावर्स है उसमें क्या चेंजिंग गई। फिर हम प्रोविंशियल लेवल पे देखेंगे कि प्रोविंशियल लेवल पे क्या क्या चेंजेस हैं। फिर मैं जुडिशल लेवल पे देखूंगा कि जुडिशल लेवल पे जो आप जजेस के ऊपर बात हुई थी, जो
जुडिशल कमीशन जो बना था, और ये चीफ जस्टिस मतलब हाई कोर्ट के कैसे लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कैसे जजेस लगते हैं, कैसे अप्रूव होती है, ठीक है। एक तो हम वो देखेंगे। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें क्या चेंजेस होंगे, 4 किस्म की चेंजेस थी फंडामेंटल राइट में। एजुकेशन की चेंज और राइट टू इन्फॉर्मेशन की कुछ अंडर सेक्शन के अंदर चेंज हुई थी। उसके बाद हम एक क्रिटिकल सजेशन देखेंगे, सजेशन हम क्या क्या दे सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, ठीक है, हम कहाँ पे आप एग्री करते हैं और कहाँ पे डिसएग्री करते हैं, कहाँ ये बहुत अच्छी थी, कहाँ ये अच्छी नहीं थी, ठीक है। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। एग्री हम करेंगे कि चेक्स एंड बैलेंस बड़ी अच्छी हुई यहाँ पे, जुडिशरी को बहुत इंडिपेंडेंट किया, ठीक है। प्रोविंसेस को प्रोविंशियल और ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा आई। और अब जब देखेंगे, अब जैसे लोकल गवर्नमेंट है, पहले लोकल गवर्नमेंट वफाक के अंदर था, अब किसके अंदर है, सुबह के अंदर है। अब सिंध में देख लें, कराची के अंदर क्या हाल है लोकल गवर्नमेंट का, फ़ंड्स नहीं है, रोज़ाना वो मेयर साहब आते हैं कि फ़ंड्स नहीं है। ये प्रोविंशियल हिस्सा का काम है ना, तो वो फ़ंड्स नहीं करते, जिसकी वजह से क्या, तो वो क्योंकि प्रोविंशियल के अंडर है, वफाक के अंदर है नहीं, तो उस पर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये हम इस पर बात करेंगे डिटेल से, और इस पर एक देखें कि कौन इसको रोल बैक कर रहा है। मतलब हर दफ़ा जो नई गवर्नमेंट आती है, आपने सुना होगा कि 18 अमेंडमेंट को हम ख़त्म कर रहे हैं। फैसल वाडा का एक मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जैसे ही इनकी PTI की हुकूमत आई थी, तो विद इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर जो था ये शो द रिपोर्टर्स नहीं था, टू द पॉइंट, जो एयर वाई पे आता है, उसके अंदर इसने बाकायदा कहा था कि हम 18 अमेंडमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे, सब कुछ ये ख़त्म करेंगे। ये 18 अमेंडमेंट की वजह से इनको बहुत हकूक़ मिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इमरान खान एक बात नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके चल रहे हैं। तो हम इस पर बात करेंगे एनालिसिस के अंदर, सजेशंस के अंदर, इस पर क्यों बात हो रही है, वाकई ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन जो मैं आपको बताऊँगा फिर आप वाकई कहेंगे कि यार बिल्कुल नहीं ख़त्म करनी चाहिए, ठीक है। अभी लोगों के अंदर बड़े डिफरेंट मीनिंग है। हर बंदा आगे, दानिश्वर भी आगे कहता है कि 18 अमेंडमेंट को ख़त्म करो। तो हम वो देखेंगे कि ख़त्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम कंक्लूजन देंगे। चलें, टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड में आप देख लीजिएगा कि बैकग्राउंड में आप बता सकते हैं कि जी 1973 के अंदर जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा स्पिरिट में और लेटर स्पिरिट में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि मार्शल लॉ काफ़ी ज़्यादा लगे। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें हम बड़ी डिटेल देखेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन लाजमी आता है PMS में भी और CSS में भी। मार्शल लॉ बहुत लगे, ठीक है। मार्शल लॉ लगने से क्या हुआ, एक पार्लियामेंट सिस्टम जो था उस वक्त कॉस्टली प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर लिया। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, जुडिशरी की इंपॉर्टेंस नहीं थी। जैसे आप देखेंगे जो भी जुडिशल मार्शल लॉ लगता था, वो क्या करता, कोर्ट से प्रूफ करवा लेता था। सर ज़फ़र अली ख़ान का केस है, नुसरत भुट्टो का केस है, ठीक है, 200 केस है, जो भी करता था उससे पहले क्या होता था जी, अपना कोर्ट से प्रूव कर लेते थे मार्शल लॉ। और वो जैसे हम जमहूरी हक बन गया था ना, जो भी बंदा आएगा, जनरल आएगा, मैं ख्याल ज़्यादा इनफॉर्मल हो रहा हूँ, फॉर्मल, लेकिन जो भी डिक्टेटर आएगा, ठीक है, तो क्या है जी, उसके लिए जमहूरी हक बन जाता है कि उसने मार्शल लॉ लगाना, ठीक है। आप डेमोक्रेटिक हिस्ट्री देख लेंगे पाकिस्तान की कितनी ख़राब है। सुबह मतलब प्रोविंसेस को उनको राइट्स नहीं मिलते थे, क्योंकि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था। अब तो बड़े ज़्यादा राइट्स मिल गए ना, ठीक है। अब तो आप देख लें, वफाक खुद कहती है यार हमारे सारे फिस्कल डेफिसिट, और इस पर काफ़ी ज़्यादा बात चली जाती है, ठीक है। उनको उनके राइट्स नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से जो फेडरल था वो बहुत ऊपर था। बाकी जो प्रोविंस, अब फेडरल का जो पंजाब है उसके बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, वो भी अपनी मर्ज़ी से लेके बाकी प्रोविंस में उनको हकूक़ नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो थी पॉलिटिकल बंदे वो पंजाब से होते थे, ठीक है जी। तो 18 अमेंडमेंट ने क्या किया, आके एक फेडरेशन प्रोविंसेस की जो थी ऑटोनॉमी, उसके लिए एक पावर कर दिया, उसके रास्ते हमवार कर दिए। उसके बाद अब देखें तो टोटल 342 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, सॉरी नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बली दोनों को मिला के ना, नहीं, नेशनल असम्बली के 342 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जब लेजिस्लेशन पास की जाती है। और ये रज़ा साहब थे जिसने ये काम की, जो कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने ये मेन जिनका इसका सेरा उनके सर बनता है। तो 342 के अंदर से 292 मेंबर्स ने इसके हक़ में वोट दिया था कि हमें क्या चाहिए, ये अमेंडमेंट करनी है। अब आप ये समझ लें कि उस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट आई थी वो थी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन आप देख लें कि इसमें इतनी मेहनत थी कि जितने भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, इवन के मैक्सिमम जो अपोजिशन के मेंबर्स थे, उन्होंने भी इस हक़ में बयान दिया था या इस हक़ में कहा था कि हमें ये अमेंडमेंट चाहिए, हमने ये अमेंडमेंट करनी है, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट के साथ उन्होंने 292 मेंबर्स के साथ हुआ था, और ऑलमोस्ट 36% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा 18 अमेंडमेंट है। आपको पता होगा 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 234 आर्टिकल्स हैं, ठीक है।
उसके 234 आर्टिकल्स हैं। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 250 आर्टिकल्स हैं। और जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अभी प्रैक्टिस में है, ठीक है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस में रहेगा अगर अल्लाह ने चाहा, तो उसके 280 आर्टिकल्स हैं। और 280 आर्टिकल्स में जो 102 आर्टिकल्स है ना, 102 आर्टिकल को पूरी 18 अमेंडमेंट है। मतलब मोर देन 1/3 ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो क्या है, 18 अमेंडमेंट में। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। और हर साल पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी आता है। इवन के तो 2019 के अंदर इन्होंने पेपर 1 के अंदर उठा के 18 अमेंडमेंट दे दिया था। वो कहाँ से उसको जुडिशल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो गवर्नमेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर क्या जी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उससे एक लिंक करके उसने 18 अमेंडमेंट का क्वेश्चन कहते थे, इसका लिंक करके बताओ। मतलब वो कहीं से भी उठा के 18 अमेंडमेंट को वो तो छोड़ ही नहीं सकता। वो किसी ना किसी तरीके से जुडिशल का किसी करके कोई भी क्वेश्चन आ गया, जुडिशरी का आ गया, जुडिशरी इंडिपेंडेंस का आ गया, तो 18 अमेंडमेंट उसकी बेस है जुडिशरी इंडिपेंडेंस की। हम इसको नहीं छोड़ सकते कि इसको आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लिंक करना ही होता है, किसी ना किसी तरीके से लिंक करना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने क्या किया कि चेंजेस कहाँ थी, पावर ऑफ प्रेसिडेंट की चेंजिंग हुई थी। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स चेंज हुई। पावर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या क्या चेंज हुआ, शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट था उसको एक सेरेमोनियल हेड बना दिया गया था। ठीक है, जैसे यूके के अंदर सेरेमोनियल जब उसकी मैक्सिमम पावर्स खत्म, उसका काम क्या है जी, कुछ हद तक पावर्स हैं, कुछ हद तक, मतलब वो इतनी वो इंपॉर्टेंट पावर्स नहीं है। मतलब उसने सिग्नेचर करने हैं, सदारती इंतखाब देने हैं जी, अपॉइंटमेंट्स करनी है। अपॉइंटमेंट भी किससे करनी है, जो सेनेट से अप्रूव होके आएंगी, या प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव होके आएंगी, या जुडिशरी से जो आएगा आपने उसको, या कमेटी से, जो स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी। इस पर मैं खैर एक लेक्चर बना दूँगा, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेकिन बहुत मज़े का। पॉलिटिकल साइंस सबसे आसान, जो मुझे अभी तक लगा ना पूरे CSS में सबसे ज़्यादा आसान, पहले नंबर पर मुझे जनरल साइंस लगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे मुझे पहले नंबर पे पॉलिटिकल साइंस, दूसरे नंबर पे जनरल साइंस, तीसरे नंबर पे ऐसे। सबसे आसान है अगर आपको चीज़ें समझ आ जाए। चीज़ें नहीं समझ आती है तो आपके लिए सारा कुछ मुश्किल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। हाँ, बात करते हैं, सेरेमोनियल हेड बना दिया गया। आर्टिकल 58(2)(b) को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब लोग अगर आप किसी से पूछेंगे ना आर्टिकल 52 क्या था, वो ये था कि जी प्रेसिडेंट जब चाहे ना डिसॉल्व कर सकता है असेंबली, है ये बात है। लेकिन इसमें काफ़ी न्यू चीज़ें, काफ़ी एडअप चीज़ें जो हम कभी बात नहीं करते हैं। क्यों, कोई किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, मैंने अब कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली पढ़ा है, खुद हिसाब लगा लें। और किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा ही नहीं होता ना, या कॉन्स्टिट्यूशन से उसमें से मेन में चीज़ें उठा लेते हैं, बस हम ये यूज़ कर लेंगे। नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन लाजमी पढ़ना है। चले मेन चीज़ें पढ़ें, लेकिन पढ़े सही, आपको रेफरेंस यूज़ करने पड़ेंगे। और इसमें मैंने मैक्सिमम रेफरेंस यूज़ भी किए हैं। ठीक है, और जो मैंने एक और बात करनी थी कि 5 अगस्त से जो बैच शुरू हो रहा है उसके अंदर मैं एक चीज़ लिखवाऊँगा। ठीक है, एक रेफरेंस दूंगा, एक आर्टिकल का नाम बताऊंगा, कौन सा आर्टिकल कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। पेपर में ये क्वेश्चन आने तो उसको कैसे रिलेट करना है, अगर ये चीज़ किस किस क्वेश्चन में आप रिलेट कर सकते हैं, मैं एक एक चीज़ करवाता हूँ। ठीक है, जो मैंने पिछले बैच में ऐसा करवाया था ना, वो मुझे अभी तक मुझे कॉल करके मुझे दुआएँ देते हैं कि सर आपने हमें बड़ा अच्छा करवाया। और तो ये, और यही मेरे लिए मेरी अप्रिशिएशन है, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, चलें बात करें कहाँ की कहाँ निकल जाती है। ठीक है, अब जो 58(2)(b) में ना, उसमें जो लिखा, अगर आप 58(2)(b) निकालेंगे, उसमें लिखा हुआ था पहले कि वो यूनिलैटरली डिज़ोल्व कर लेता था। ठीक है, अब वो यूनिलैटरली डिज़ोल्व नहीं कर सकता। एमरजेंसी वो लगा सकता है, पार्लियामेंट डिज़ोल्व कर सकता है, वो ये नहीं कि कर ही नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन यूनिलैटरल नहीं कर सकता। मतलब अकेला खुद नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए, सबसे पहले अगर उसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगानी है, या मतलब जैसे आपने पढ़ा है कि जो इमरजेंसी पावर्स होती हैं, वॉर का ख़तरा हो या इसकी चीज़ का ख़तरा हो, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ लगानी है, ठीक है, तो आपको यूएस के अंदर उसको सेनेट से अप्रूव करनी चाहिए। इसी तरह इसको नेशनल असम्बली पाकिस्तान में और सेनेट से, दोनों से अप्रूवल चाहिए होगी। ठीक है, दोनों से अप्रूवल लेगा तब वो इमरजेंसी लगा सकता है, एक बात। और अगर उसने सूबों में इमरजेंसी लगानी है, ठीक है, अगर तो उसने सूबों में इमरजेंसी लगानी है, तो उसको जो प्रोविंशियल असम्बली है उस सूबे की, बलूचिस्तान में लगानी है बलूचिस्तान की असम्बली, सिंध में लगानी है सिंध की प्रोविंशियल असम्बली, पंजाब में लगानी है, KPK में लगानी है, इनकी जो लगवानी है ना, तो इनकी जो प्रोविंशियल असम्बली है, इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब जी पीपल पार्टी है सिंध में, ठीक है, PTI क्या, मैंने इमरजेंसी लगानी है, लगाने देगा कोई? चलेगा तू, मतलब कौन है तो इमरजेंसी में हमारी हुकूमत कौन ख़त्म करने देता है? तो ये एक मतलब कि कह सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन 99.9999% इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप नहीं लगा सकते हो इमरजेंसी, आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते हो, आपको वो टेन्योर पूरा करना पड़ेगा। वो एक अलग फैक्टर्स है कि कैसे वो ख़त्म कर सकते हैं, जुडिशरी कैसे कर सकती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप प्रेसिडेंट से, जो प्रेसिडेंट है वो नहीं कर सकते।
ठीक है जी। उसके बाद एक तो ये पावर ख़त्म हुई। दूसरी पावर ये थी कि पहले वो क्या करते थे, मुशर्रफ साहब और जो बाकी जो जितने भी प्रेसिडेंट गुजरे हैं 80 अमेंडमेंट से पहले, ये क्या करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था, इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, वो खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी कंसर्ट से मतलब अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट। यहाँ पे ख़त्म हो गया कि अब क्या कर सकते हैं जी, आप प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट नहीं कर सकता। अब कौन अपॉइंट करेगा, रूलिंग पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर है, चलो रूलिंग पार्टी को छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर है और जो अपोजिशन पार्टी का जो चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द अपोजिशन पार्टी, इन दोनों के कंसेंसस से क्या होगा, इलेक्शन कमिश्नर आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था। अब जो इसमें मैं ऐड अप करने लगा हूँ कि लेट्स सपोज, अब मैं थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर बताता हूँ, फुल डिटेल स्ट्रक्चर आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, मैंने भी रिसेंटली पढ़ा, मैं चले मैं आपको पढ़ा दूँ ताकि मेरे भी याद हो जाएगा और आपको भी कुछ नई चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी। जब आते हैं ना, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर और जो अपोजिशन लीडर होता है, ये आपस में बैठते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलके 3 नाम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, अब तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना लाजिम है, अपोजिशन लीडर प्राइम मिनिस्टर का कभी भी कंसेंसस नहीं बनेगा। कम से कम शहबाज शरीफ, मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब का कभी कंसेंसस होगा कि हाँ ठीक है, वो अभी से इतनी APC के लिए, वो सारा कुछ के लिए, और वो क्या कहते हैं जी, सारे जिस हर चीज़ पर उनका झगड़ा होता है, ठीक है। वो 3 नाम सजेस्ट करेंगे, ठीक है। वो 3 नाम किसके पास जाएंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन होगा वो हम आगे देखेंगे अभी। तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएंगे और पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें से एक नाम सजेस्ट करेगी कि ये हमारा क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या होता है जी, अब मुझे जो इसमें 50% जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, 50% अपोजिशन के होते हैं। और वो कौन अपॉइंट करता है, PM या अपोजिशन, उनके जो अपने लीडर्स हैं वो, या पार्टी खुद नॉमिनेट करती है कि ये हमारा क्या है, ये हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी में बंदा बैठेगा। अब इन केस अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि भाई प्रेजेंट करता भाई मैंने ये नाम रखने हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी वो कहता मैंने ये नाम रखने हैं और अपोजिशन लीडर नहीं काम करता, जब ये आ जाए ना, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, फिर क्या करेगा, प्रेसिडेंट अपने 3 नाम देगा और अपोजिशन लीडर अपने 3 नाम देगा। अब टोटल कितने आ गए, 6 नाम आ गए, ठीक है। वो अपने 3 नाम देगा, वो अपने 3 नाम का, वो 6 के 6 नाम, पहले 3 जा रहे थे, अब 6 के 6 नाम किसके पास जाएंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। वो आपस में जैसे भी करते हैं, उन 6 नामों में से एक नाम निकालेंगे जो हमारे पास क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। आई होप आपको समझ आई होगी, मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, अगर नहीं समझे तो रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक तो ये पावर ख़त्म होगी। तीसरी बात ये थी कि जो अब जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट ने क्या करना है, बिल पे क्या करना है, साइन करने हैं, क्योंकि सारे जो सिग्नेचर एट दी एंड, जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होते थे बिल साइन नहीं होता था, ठीक है। अब अभी भी देख लें, सारे काम ऑर्डिनेंस पे चल रहे हैं। वो एक अलग बात आती है ऑर्डिनेंस पे क्यों चल रहे हैं, वो यहाँ पे खैर बात नहीं आएगी, सॉरी, ठीक है। वेलकम टू CSS PMS विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमारी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वीडियो का थोड़ा सा इशू बन गया था। अच्छा, हमारी पावर तो प्रेसिडेंट की बात हो रही थी जो 18 नवंबर के बाद चेंज हुई थी, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो हमने इलेक्शन कमिश्नर की बात की थी कि वो कैसे अपॉइंट होगा, उसके बाद हम जो बात कर रहे थे वो बिल की बात कर रहे थे। अब क्या होगा कि अब जो बिल पास होता है ना पार्लियामेंट से, लेट्स सपोज एक पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है, ठीक है, वो जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए। अगर प्रेसिडेंट उसको ये रिजेक्ट नहीं कर सकता, अब रिजेक्ट नहीं कर सकता 18 अमेंडमेंट के बाद, वो ये कह सकता कि चलें इस पर नज़रसानी करें और फिर मुझे ना कुछ चीज़ें चेंज करके भेजें, ठीक है, मतलब कि रिव्यू के लिए भेजता है। फिर जब वो बिल वापस आता है तो फिर वो जॉइंट सिटिंग में आता है। जॉइंट सिटिंग किसे कहते हैं, मतलब कि सेनेट और पार्लियामेंट, मतलब नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों मिलके उसकी जॉइंट सिटिंग करती हैं। अगर फिर वहाँ से पास होता है फिर प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। फिर प्रेसिडेंट के पास 10 दिन होते हैं कि आपने उसको फिर साइन करना ही करना है, ठीक है। 10 दिन के अंदर उसको साइन करके देने होते हैं, बड़ा टाइम होता है उसके पास, ठीक है। फिर आर्टिकल 75 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। आर्टिकल 75 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर 10 दिन के अंदर वो साइन नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव समझा जाएगा कि जी ये बात अप्रूव हो गई। बेशक वो साइन 10 दिन में कर दे, अच्छी बात है, नहीं करता तब भी कोई मसला नहीं। यहाँ से आपको पता चलता है कि कैसे वो एक एग्जेक्टिव से सेरेमोनियल हेड बन चुका है। एग्जेक्टिव हेड तो है लेकिन अब वो एक सेरेमोनियल हेड बन गया है, क्या उसकी सारी पावर्स ख़त्म हो चुकी हैं। ये बात थी सारी प्रेसिडेंट की, ठीक है। अब हम चलते हैं जी प्रोविंशियल इश्यूज़ एंड फेडरेशन के बाद जो प्रोविंशियल की चीज़ें हुई थी, ठीक है। इसमें मैं पूरी वीडियो नहीं बनाऊंगा इंशाल्लाह, काफ़ी अच्छा अभी मतलब कि इस पार्ट में मैं आपको प्रोविंशियल का काफ़ी कुछ करवा दूँगा।
ठीक है। प्रोविंशियल की बात करते हैं। प्रोविंशियल में सबसे पहले ये हुआ था, आर्टिकल 232 है कि जी एमरजेंसी अगर डिक्लेयर होती है, इन सेंस थ्रेट ऑफ वॉर है या किसी भी किस्म की एमरजेंसी अप्रूव होती है, अगर एमरजेंसी उसको लगानी है, ठीक है, प्रोविंस में प्रेसिडेंट ने तो वो या प्राइम मिनिस्टर ने जो भी है, ठीक है, तो उसको क्या है कि सबसे पहले उस जिस प्रोविंस में लगानी है उस प्रोविंशियल असम्बली की क्या चाहिए, आपको अप्रूवल चाहिए। ठीक है, उस प्रोविंशियल की जो अप्रूवल मिलेगी तब आप उसमें लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उस प्रोविंशियल असम्बली की अप्रूवल चाहिए अगर आपने इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है। अगर वो अप्रूवल नहीं देंगे तो आप नहीं लगाएंगे। एक तो ये। दूसरा क्या हुआ था, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो एक स्लेवरी का नाम था, उसको चेंज करके उन्होंने KPK का नाम दिया था, जो आज आप खैबर पख्तूनख्वा का नाम जानते हैं। ठीक है जी। क्यों था जी कि एथनिक इश्यूज़ का काफ़ी उस वक्त एथनिक इश्यूज़ थे हमारे, सेक्टेरियन एथनिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे उस टाइम, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने इसको एक पख्तूनों का नाम दिया, जिसके यहाँ पख्तून की मेजॉरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो उनके जो थे वो क्या कहते हैं जी, अंदर वाले एहसासात महरूमियत वो ख़त्म हो गई। ठीक है जी, वो ख़त्म होगा। इस पर बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी शुरू में, जब ये मतलब एकदम से तो 18 अमेंडमेंट नहीं आती ना, पहले बातें चलती है कि ये करना है, हमने ये करना है सेनेट में, तो बड़े लोगों ने कहा था कि नहीं ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा हो जाएगा, इस तरह के इशूज़ बन जाएंगे, लोग उठ खड़े होंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मतलब इसको रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन रज़ा नरवानी मतलब कि उन्होंने ये काम से जाता है कि उन्होंने ये काम किया और आज बड़ा ही अमन है KPK में, इस लिहाज से बड़ा अमन है। पहले जितना था ना, मतलब उससे 100% ऊपर चला गया, मतलब कि 20। अब वहाँ पे ऐसी एथनिक इश्यूज़ वो हैं, अभी भी हैं, लेकिन अब वो काम नहीं होता जो 18 अमेंडमेंट से पहले थे। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। दूसरा था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये क्या चीज़ होती है, ये होता है कि हर 90 ये हुआ था कि हर 90 डेज़ के बाद प्राइम मिनिस्टर और जो चारों प्रोविंस हैं हमारे, उसके चीफ मिनिस्टर्स, ये पांचों और एक कुछ 2 से 3 मेंबर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के मुंतखब होते हैं, ये सारे मेंबर्स इकट्ठे बैठते हैं, मीटिंग होती है। हर 90 डेज़ के बाद मीटिंग होती थी। 18 अमेंडमेंट जब हुई थी मतलब पीपल्स पार्टी के दौर में। ठीक है, अब इस पर इतना काम नहीं होता, लेकिन 90 डेज़ के अंदर इनको एक लाज़मी दफ़ा मिलना है और आपस में बैठ के मतलब रिजॉल्व प्रोविंसेस के इशू रिजॉल्व करने के, हाँ जी आपको क्या इशूज़ है, हाँ जी आपको क्या इशूज़ है, ये काम अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वो इशू रिजॉल्व करने के लिए उनको हर 90 डेज़ के बाद बैठना है। ठीक है जी, 3 मंथ्स के बाद हर दफ़ा वो मिलेंगे और वो काम होगा। अब खैर इस पर इतना इशू नहीं हो रहा, लेकिन ये चेंजिंग हुई थी। ठीक है जी, ये आर्टिकल था 154। उसके बाद जी, अगर कोई भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, 18 अमेंडमेंट के बाद क्या, अगर आपने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी तो, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये आता है कि आपने प्रोविंस की जो है बाउंड्री को का सवाल है कि जी बाउंड्री कम करनी है, ज़्यादा करनी है किसी प्रोविंस की। ठीक है, 18 अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट आप करना चाह रहे हो, उसके अंदर ये चीज़ करना चाह रहे हो कि बाउंड्री ज़्यादा होगी या कम होगी, तो आपको उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असम्बली से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, आप अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये 18 अमेंडमेंट के बाद चेंज हुआ था। उसके बाद क्या था जी, अब आपको पता है कि 1973 का अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं भी करवाऊंगा। ठीक है, 1973 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन था कि जी आपकी 2 लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट और कंग्रेस लिस्ट। ठीक है जी, फेडरल लिस्ट और कंग्रेस लिस्ट मतलब फेडरल्स के थे कि जो फेडरल के अंदर ही आते थे, वो फेडरल की जितनी पावर थी फेडरल के अंदर आती, और कांग्रेस लिस्ट के अंदर जितनी पावर थी उसमें से हाफ फेडरल के पास थी और हाफ प्रोविंसेस के पास। मतलब कि 70% पावर्स प्रोविंसेस के पास, फेडरल के पास थी, और 30 मतलब 30 भी नहीं, बल्कि बहुत ही कम जो गिनी चुनी पावर थी वो प्रोविंस के पास थी। मतलब जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, कोई प्रोविंस के पास पावर नहीं थी, कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, सारी अथॉरिटी किसके पास थी, फेडरल के पास। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांग्रेस लिस्ट को क्या किया, कांग्रेस लिस्ट को इन्होंने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ठीक है, कांग्रेस लिस्ट को अबॉलिश कर दिया। मतलब कि कांग्रेस लिस्ट की सारी पावर, जितनी भी सारी पावर्स थी, ठीक है, वो सारी चलेगी अपनी प्रोविंसेस के पास। ठीक है जी, अब एक तो ये कांग्रेस लिस्ट में क्या क्या थी। अब फेडरल लिस्ट, अब आजकल जो है 18 अमेंडमेंट के बाद फेडरल के बाद जो पावर होंगी वो होंगी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजन, स्पोर्ट्स, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, FPSC, न्यूक्लियर एनर्जी, ये किसके पास हैं, अब फेडरल के पास। कुछ पावर्स हैं जो CCI रेगुलेट करती है, फॉर्मुलेट करती है, और फिर उसके पे काम होता है। CCI में क्या है जी, प्रोविंसेस और फेडरल मतलब कंबाइन है। वो कौन सा है, रेलवेज, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंसर्न्स को करना है पुलिस, HEC, ये CCI के पास है, मतलब कि कंबाइन है। और बाकी सारी पावर्स प्रोविंसेस के पास हैं, एजुकेशन, हेल्थ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज, लेबर, सेल टैक्स वगैरह। ठीक है, ये सारी कहाँ पे है, वो प्रोविंसेस के पास।
एक तो ये चेंज हुआ, ठीक है। एक CCI वाला मैंने आपको बता दिया कि CCI की मीटिंग भी होगी और CCI रेगुलेट भी करेगी पॉलिसीज़ फार्मूलाज को जो CCI के अकॉर्डिंग आती हैं, ठीक है। और एक ये चेंजिंग हुई इसके अंदर कि अगर आपको कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना है किसी सूबे के अंदर, ठीक है, फेडरल ने कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना है तो आपको उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असम्बली से पहले इजाज़त लेनी है, ठीक है। ये मियाँ वाली का है कि जी जिसमें क्रिटिसिज्म थी, लोग करने नहीं दे रहे थे, तो अब वो ख़त्म हो गया जी। अब प्रोविंस चाहेगा तो बना सकता है, कोई दूसरे प्रोविंस वाले उस पर पंगा नहीं डालेंगे, और अगर प्रोविंस नहीं चाहता तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे अब GB के अंदर आमिर बादशाह डैम बन रहा है, प्रोविंस चाहती है क्योंकि GB ने इजाज़त दी थी, GB असम्बली ने, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसको इजाज़त मिल गई कि आप यहाँ बना लें, चाहे जितनी मर्ज़ी क्रिटिसिज्म हो जाए, चाहे वो कहते हैं ना इट टू का दौर लगा लें, अब वो ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि 18 अमेंडमेंट का अब ये फ़ायदा है सबसे बड़ा, ठीक है, कि अब GB ने इजाज़त दे दिया, अब कोई बार अगर नहीं भाई ना बनाओ तू कौन अभी कहने वाला, ठीक है, अब वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है जी। दूसरा बलूचिस्तान का नाम बलूचिस्तान हुआ, जिससे एथनिक लैंग्वेज जितने भी इशूज़ थे उसको ख़त्म किया। एक तो ये हुआ कि बलूचिस्तान का आप देखें पहले BALU होता था, तो अब क्या है BALO होता है, ठीक है जी। सारे क्या है जी ये स्पेलिंग्स बलूचिस्तान के चेंज हुए। उसके बाद आर्टिकल 154 था, जिसके अंदर क्या हुआ CCI की मीटिंग क्या करेगी, जो जितने भी हैं वो फार्मूले रिजॉल्व करेगी। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम NFC अवार्ड, सेल टैक्स, कैसे क्या चीज़ें थी 18 अमेंडमेंट में जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी काफ़ी ऊपर हुई है, ठीक है। नवाज शरीफ ने जिस पर काफ़ी काम किया, इमरान खान भी उस पर काम कर रहे हैं। NFC अवार्ड जिस पर आज बड़ी बात हो रही है कि NFC अवार्ड की वजह से ऐसे जैसे इमरान PTI गवर्नमेंट काफ़ी वो क्रिटिसाइज़ कर रही है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। जुडिशरी केस में क्या क्या हुआ और फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।